जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी का सेट 2। किसकी बात करूँगा? बीपीएससी का सेट 2। सेट 1 में हमने 150 क्वेश्चन करवाए थे। सेट 2 में भी 150 क्वेश्चन करवाएंगे, पर हम इसमें एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे जैसे कि 15-15, 20-20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्योंकि जो मैं बीपीएससी सेट 1 करवाया था उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा लंबा वीडियो होने के कारण। इसीलिए हम ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे करके ही जो लेके आया हूँ। और आप लोग का समय नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग डायरेक्ट सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए सेट 2 में की तरफ बढ़ते हैं। सेट 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो आधुनिक एवं मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान, और साथ में ही आपको करेंट अफेयर्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? करेंट अफेयर्स का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक, ये सम्मिलित 150 क्वेश्चन में मिलेगा। तो अभी हम लोग जो 10-20 क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कथन ये दिया हुआ है, यानी कि स्टेटमेंट ये है और स्टेटमेंट में कुछ कारण दिया हुआ है। यानी कि ए जो है ये स्टेटमेंट है और आर जो है वो रीजन है, कारण दिया हुआ है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट, उसके बाद फिर पढ़ेंगे कारण, और फिर हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले को स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद द्वैत शासन को लागू करना था। क्या कहता है कि जेम्स फोर्ड का जो वास्तविक जो क्या कर रहा है कि मकसद जो था वो क्या था? द्वैत शासन को लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। ये बात सही कह रहा है, क्योंकि जो द्वैत शासन था, द्वैत शासन को क्या कर रहा है? ये सही कह रहा है कि क्या था? लागू करना था, जनता का राहत पहुंचाना नहीं था। रीजन देख लेते हैं। रीजन कह रहा है कि इन सुधार स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। देखिए कहा ये जो कारण है, ये कारण तो सही है। कहता है इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा तो हुई ही, लेकिन इनका ये व्याख्या नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, इसका क्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा, यानी कि बी नंबर होगा इनका। सही तो है दोनों, पर ये जो है ये व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका क्या होगा? आंसर सही होगा। ठीक, चलिए इसका बी नंबर आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। ठीक, व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या में करा कि दरअसल 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, का उद्देश्य जो है वो प्रांतों में द्वैत शासन को लागू कर प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि कर भारतीय प्रतिनिधियों को दिखावटी तौर पर कुछ अधिकार सौंपना था। मतलब एक तरह से शो ऑफ करना था। अंग्रेजों को क्या था? शो ऑफ करना था कि हाँ हम जो है ना आप लोगों को राहत के लिए कुछ दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। उसका मकसद क्या था कि जो द्वैत शासन है उस द्वैत शासन को जो लागू कर क्या करना था कि प्रतिनिधियों में, तो मतलब एक तरह से कंट्रोलिंग करना था द्वैत शासन का। ठीक, उसके बाद लेकिन हालांकि यह दिखावटी जो है सुधार शासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों की संतुष्ट नहीं कर पाया। मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है हम जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रवादी थे जो स्वशासन की मांग कर रहे थे उसको क्या हुआ? वो संतुष्ट नहीं, उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दूसरा नंबर कि नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। क्या कह रहा है कि 1919 में, यानी कि नवंबर यदि बात करें तो नवंबर 1919 की बात करें, 1919 में जो खिलाफत आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन का जो अखिल भारतीय सम्मेलन क्या है? अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आप लोग कमेंट में आंसर लिख सकते हैं या नंबर करके कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अपने मन में दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ढाका, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ठीक हो गया। तो चलिए हम लोग इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। कहता है कि नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? दिल्ली में। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार की मांग की गई। किसकी वस्तु? अंग्रेजी वस्तुओं की बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत के नेताओं को यह भी स्पष्ट किया गया कि युद्धोपरांत, यानी युद्ध के उपरांत जो है संधि का शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएगी तब तक वो सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग
नहीं करेंगे। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, वो क्या है, खिलाफत आंदोलन जो है ये क्या, नवंबर 1919 में जो भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक, तो चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कौन, महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, हजरत मोहनी। तो इसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन थे, इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। ठीक, ध्यान में रखिएगा। और महात्मा गांधी जो है पश्चिमी चंपारण सबसे पहले जो है किए थे, ध्यान में रखिएगा। और वो उसके बाद 9 जनवरी को जो है 1915 को भारत वापस आए थे। और इसी को लिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक, और 1917 को क्या किए थे, 1917 को उनका महात्मा गांधी जी का क्या था, पहला कह सकते हैं कि पहला चंपारण आंदोलन था, पहला आंदोलन भी कह सकते हैं जो, ठीक है। चलिए, अब इतना समझ में आ गया कि अखिल भारतीय जो 1919 नवंबर 1919 में जो हुआ था उनका अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक, चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। कहता कि खिलाफत आंदोलन किनकी बात कर रहा है, खिलाफत आंदोलन जो है मुख्यतः मुसलमान द्वारा चलाए गए राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन क्या था, मुसलमान द्वारा चलाए गए राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य जो है तुर्की के खलीफा यानी कि धार्मिक प्रधान, तभी जो है मुसलमान के जो है कह सकते हैं कि जो प्रधान होते थे, धार्मिक प्रधान, उनको एक टाइटल दिया जाता था जिनको हम लोग बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं, खलीफा के पद पर पुनः स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों का दबाव बनाना था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होने के कारण साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा तुरंत खत्म कर दिया गया था। और 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, ध्यान में रखिएगा किसकी बात कर रहा है, अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली जो है हजरत मोहानी आदि के द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत कमेटी की यदि हम लोग बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, खिलाफत कमेटी की यदि बात करेंगे, खिलाफत कमेटी की जो है वो गठन कौन, अली बंधु, ध्यान में रखिएगा कौन कौन, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। और साथ में इसके जो सदस्य थे, कमेटी के सदस्य, वो कौन कौन थे, हजरत मोहानी थे। लेकिन अध्यक्ष की यदि बात करें तो महात्मा गांधी थे। लेकिन दिल्ली में आयोजित 23 नवंबर 1919 को, कितने नवंबर, ध्यान में रखिएगा 23 नवंबर 1919 को जो है वो खिलाफत कमेटी का अध्यक्षता किसने किया है, इस महात्मा गांधी के द्वारा की गई। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब खिलाफत के मुद्दों पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने तक और सहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 की बात कर रहा, 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किए गए, विशेष अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किए गए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, कोलकाता। तो चलिए हम लोग इनका डिटेल्स पढ़ लेते हैं। कहता कि सितंबर 1920 में कोलकाता के एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में, यानी कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। कितना में, तो सितंबर 1920 में, ध्यान में रखिएगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दों को हल किए जाने तथा स्वराज की स्थापना तक और सहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न में से दिए गए तय क्या, देखिए अधिवेशन में क्या क्या तय किया गया उनके बारे में देखते हैं। पहले कि शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार, न्यायालय को बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और विधान परिषदों का बहिष्कार आदि, ये सब क्या किए थे कि ये तय किए थे कार्यक्रम में कि क्या क्या करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी कि रिक्त स्थानों को उचित पूर्ति करें। अब कहता है कि असहयोग, यहाँ पर कहता है कि यहाँ कहता कि कौन सा, कहता कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया। मतलब कह रहा कि असहयोग आंदोलन का जो है, असहयोग आंदोलन की यदि बात करें तो वो कांग्रेस के अधिवेशन में 1920 की यदि बात करें 1920 में जो है वो कहाँ किया गया, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, सूरत। तो कहाँ किया गया, आप लोग सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर क्या है, नागपुर। कहाँ है, नागपुर। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पहले एक्सप्लेन जान जाते हैं। ठीक,
एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किए हुआ और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। नागपुर अधिवेशन में ही क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। इस क्या कहता है अधिवेशन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो निम्नलिखित क्या क्या है कि कांग्रेस के संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीकों से स्वराज प्राप्ति के अपना लक्ष्य घोषित किया। अर्थात कांग्रेस ने जब जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति CWC कार्यकारिणी समिति की गठित की गई और कांग्रेस इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, श्री विजया राघवाचार्य। क्या कहता है कि श्री विजया राघवाचार्य, ध्यान में रखिएगा, श्री विजया राघवाचार्य, ठीक, ध्यान में रखिएगा आचार्य। चलिए समझ में आ गया किसकी अध्यक्षता की गई थी, ध्यान में, कौन सा, CWC यानी कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 15 सदस्य मिलकर के, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, श्री विजया राघवाचार्य। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है कि 1920 में खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने कांग्रेस को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने के अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है कराची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इलाहाबाद। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल्स पढ़ लेते हैं। कहता है कि जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने के अर्थात ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने का निर्णय लिया गया और साथ ही इसी अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का भी दायित्व सौंपा गया। ठीक, ध्यान में रखिएगा कौन सा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने की कौन सा अधिवेशन में, तो जो खिलाफत कमेटी जो हुआ था उसी का अधिवेशन में। ठीक, खिलाफत कमेटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। पहला, आंध्र प्रदेश क्या करा कि आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में पलनाडु वन सत्याग्रह कन्नेगंती हनुमंतु, क्या नाम है, कन्नेगंती हनुमंतु के नेतृत्व में किया गया था। कौन सा, गुंटूर जिला में पलवांडु, कौन सा सत्याग्रह की बात कर रहा है कि पलनाडु वन सत्याग्रह। ठीक, पलनाडु वन सत्याग्रह की यदि बात करें तो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो ये क्या है, ये सही है क्या, ये सही है। उसके बाद कहता है कि पलनाडु वन सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन का एक भाग था, ये भी सही है, दोनों सही है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, सत्य दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और दो, यानी दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अपने स्थानीय कांग्रेस समितियों को यह इजाज़त दे दी थी कि जब उन्हें लगे कि जनता कानून की अवज्ञा के लिए तैयार है तो आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं और इसी तहत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पलनाडु नामक स्थान पर कंतेगंती हनुमंतु के नेतृत्व में किया गया एक पुल्लारी सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, पुल्लारी सत्याग्रह या पलनाडु वन सत्याग्रह। देखिए पुल्लारी सत्याग्रह को ही क्या कहा गया, पुल्लारी सत्याग्रह को ही ध्यान में रखिएगा, पुल्लारी सत्याग्रह या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पलनाडु वन सत्याग्रह। ठीक, पलनाडु वन सत्याग्रह। ठीक, समझ में आ गया। चलिए कहता है कि इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा वनों में अपने मवेशियों को चुराने या जंगलों में लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए किसानों पर लगाए गए पुल्लारी कर के विरुद्ध शुरू किया था। यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ कि अंग्रेजों जो है ना, अंग्रेजों के द्वारा जो वनों में लकड़ी या मवेशी को जो चुराया जाता था, किसानों पे लगाए गए कर, यानी कि इस पे जो किसानों पे लगाए गए कर जिसको पुल्लारी कर कहते थे। क्या कहते थे, पुल्लारी कर। ध्यान में दीजिएगा कौन सा कर कहते हैं, पुल्लारी कर कहते थे, वो उसी के विरुद्ध में शुरू किया गया था। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 8 नंबर कि प्रिंस ऑफ वेल्स, ध्यान रखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन 1921 किस माह में हुआ था। क्या था प्रिंस ऑफ वेल्स की यदि बात करें
ये भारत आगमन कब हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स की यदि भारत करें, यानी ब्रिटेन का राजा, यानी ब्रिटेन का युवराज, सॉरी, प्रिंस ऑफ वेल्स का मतलब हुआ ब्रिटेन, यानी उस समय जो है, उस समय ब्रिटेन का युवराज जो है, ब्रिटेन के युवराज, वो भारत 1921 में किस माह में प्रवेश किए थे, किस माह में आए थे? तो वो देखिए, वो क्या है, इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा, सी होगा, अपने मन से लगाइए, देखिए आप लोग में कितना सही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर। कितना नवंबर को आए थे? 17 नवंबर, कितना नवंबर को? 17 नवंबर 1921 को आए थे। ठीक, चलिए इसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं। 17 नवंबर को आए थे, देख लेते हैं। कहता प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रिटेन के युवराज का आगमन जो है वो 17 नवंबर 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। कौन सा आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो हुए थे। कब हुए थे? तो 17 नवंबर 1921 को, 1921 को। और किसको? उसके बाद कहता कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में अनेक स्थानों पर हड़ताल किए गए थे। हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हड़ताल और प्रदर्शन का क्या आयोजन किया गया? और इसके बाद जो है स्थानों पर हिंसक वारदातें तथा पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की झड़प भी हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन अब देख लेते हैं कि कथन नंबर क्या कर रहा है। पहला कथन क्या कर रहा है, दूसरा कथन क्या कर रहा है। तो पहला कथन कर, पहले सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कथन वाला, तो सबसे पहले आप लोग ये पढ़ने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये पढ़िएगा। कह रहा यहाँ असत्य, तो हम लोग देखना है क्वेश्चन में, ध्यान देना कि जो है असत्य उस पर जोड़ लेंगे और फिर हम लोग अपनी अपनी ऑप्शन के हिसाब से उसको छांट लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये पढ़ने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा कि असत्य चुनिए। कहता दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को संपन्न हुआ था। नहीं, क्वेश्चन गलत है। कहता कि दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के हेतु वार्षिक, दिल्ली समझौता जो है ना कितना हुआ था? 5, ध्यान में 5 फरवरी को नहीं हुआ था, 1931 में तो हुआ था, लेकिन ये 5 फरवरी की जगह 5 मार्च लिखा रहता तो सही था। ठीक, तो इसका ये तो गलत हो गया, पहला गलत है, यानी कि पहला हमको मिल गया, तो अब दूसरा पढ़ लेते हैं। कहता कि दिल्ली समझौता को स्वीकृति प्रदान करने हेतु वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल। ये एकदम सही है। बी जब नंबर जो है ये एकदम, बी नंबर क्या है? कथन जो दूसरा कथन है ये सही है और पहला गलत है। गलत क्यों है? यहाँ 5 फरवरी की बात कर रहा है, लेकिन 5 मार्च को दिल्ली समझौता जो है, ध्यान में रखिएगा, दिल्ली समझौता जो है वो 5 फरवरी नहीं होकर के 5 मार्च हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च और 1931 को, 5 मार्च 1931 को। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जो कहाँ की कराची अधिवेशन, और 1929 मार्च को जो है कराची अधिवेशन का भी जो अध्यक्षता जो कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो दूसरा सही है, दूसरा सही है और पहला गलत। दूसरा सही, पहला गलत। तो कहता कि असत्य ढूंढने के लिए, तो असत्य तो पहला है, तो यही ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता कि दिल्ली समझौता जो है 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। किन के बीच? तो ध्यान में रखिए, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। कराची का कहता कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते को स्वीकृति, यानी कि गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को हम लिख भी देते हैं और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि गांधी इरविन समझौता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इसी को हम लोग समझौता को दिल्ली समझौता बोलते हैं। ठीक, दिल्ली समझौता कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा, 5 मार्च 1931। इतना बार बोल रहे हैं, याद हो जाना चाहिए, 5 मार्च 1931। उसके बाद क्या कर रहा है कि देखिए, स्वीकृति प्रदान की गई। कांग्रेस का जो अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था। वल्लभ भाई पटेल इसके क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी अध्यक्षता किए थे, यानी अध्यक्ष थे। इसके क्या कहता है, इससे 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी, यानी कि 23 मार्च 1931 को। ध्यान में रखिएगा, किनको फांसी दे दी गई थी? राजगुरु, सुखदेव। उसके बाद फिर क्या कहता है? भगत सिंह और इनकलाब जिंदाबाद, यही बोलते हैं भगत सिंह। उसके बाद राजगुरु और उसके बाद सुखदेव को फांसी दे देगी। यद्यपि गांधी जी ने इन्हें बचाने की कोशिश की थी तथा भारतीय गांधी जी को अत्यधिक नाराज थे, यानी कि भारतीय लोग जो थे गांधी जी से अत्यधिक नाराज थे।
गांधी जी ने अपेक्षा की थी कि वे समझौते में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मतलब ये जो समझौता हुआ था दिल्ली समझौता, गांधी इनवीर समझौता 5 मार्च 1931 में भारतीय लोग जो हैं वो ये अपेक्षा किए थे कि हम ये तीनों को बचा लिया जाएगा। लेकिन जो है ना गांधी जी की अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का भी सामना करना पड़ा और इनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए तथा इन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। पंजाब नौजवान सभा ने पंजाब नौजवान के जो भगत सिंह एवं उनके साथियों को फांसी की सजा से न बचाने पाने के लिए गांधी जी की तीव्र आलोचना का भी सामना करना पड़ा। ठीक, अब समझ में आ गया। लेकिन कोशिश किए थे, उन्हें बचाने की कोशिश की गई थी ये, लेकिन अब चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो ध्यान में रखिएगा। दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 और इनकी जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी जो है वो 23 मार्च 1931 को हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 की जो अध्यक्षता वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंपा या मानियम की बात करते हैं। कहता है रंपा या मानियम विद्रोह के नेतृत्व, ध्यान में रखिए, रंपा या मानियम विद्रोह की जो है मानियम विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तो आप लोग लगाइए इसका ऑप्शन नंबर कहता है एम.जी. रंगा, अल्लूरी सीताराम राजू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के क्या कहता है हनुमंतु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, लगाइए दिमाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेन कर रहा है कि रंपा मानियम विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में 1922 से 1924 के दौरान हुआ था। कितने कहाँ पर? ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है। आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के क्षेत्र में, गोदावरी नदी के क्षेत्र में। ठीक, कि इसका ईस्वी क्या है? 1922 से 1924। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद फिर क्या कहता है कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है, इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू। इस विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? अल्लूरी सीताराम। नेतृत्वकर्ता अल्लूरी क्या कहता है? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, उसके बाद कहता है यह विद्रोह आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में था। यानी कि इस विद्रोह का यदि हम मेन किसके कारण हुआ था, इसका जो विद्रोह का कारण क्या था, तो कारण ध्यान में रखिएगा कि यह आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में था। दरअसल मानियम यानी कि स्थानीय भाषा का शब्द जिनका अर्थ होता है वन्य क्षेत्र। मानियम जो है वहाँ का स्थानीय भाषा है और इनका मतलब होता है वन्य क्षेत्र। क्या मतलब होता है? वन्य क्षेत्र। कि पुलिस और राजस्व अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में आदिवासियों का शोषण लगातार किया जा रहा था। किनके द्वारा? पुलिस के द्वारा और राजस्व अधिकारियों के द्वारा, जिसके विरोध में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का रहा है कि मद्रास वन अधिनियम कब लागू हुआ था? मद्रास वन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर अपने मन में देख सकते हैं या कमेंट में नंबरिंग करके लिख भी सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? 1982। क्या है? 1982। ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या है? ये 1982 नहीं, 1882। 1882। ठीक, इसका सही आंसर क्या है? 1882। ठीक, चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता है कि मद्रास वन अधिनियम 1882 में लागू किया गया। मद्रास वन अधिनियम 1982 में लागू, 1982 बार मुंह में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिए। 1882 में क्या कहता है कि लागू किया गया। कितना में? उसके बाद कहता है इस अधिनियम द्वारा गौण वनोत्पादों को एकत्रित करने से भी जनजातियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन सा उत्पादन? गौण, यहाँ देखिए गौण वनोत्पादनों, मतलब कि गौण उत्पादनों जो कि नाम मात्र का वनोत्पादन था उसको क्या कहता है एकत्रित करने से भी जनजातियों को क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही इस कानून के द्वारा जनजातीय लोगों को क्या कहता है पोडू प्रणाली यानी झूम कृषि जिसको बोलते हैं, झूम कृषि, जो कि खास करके पहाड़ी इलाका में हुआ करता है। ठीक, कहता है कि झूम कृषि भी संकट में आ गए थे और इस कानून से रंपा विद्रोह का एक प्रमुख कारण बन गया था। ठीक, अब समझ में आ गया। चलिए
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का रहा है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरी चौरा कहाँ है? ये तो आप लोगों को सबको पता है कि ये चोरी चौरा हत्याकांड ये सब उत्तर प्रदेश में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जौनपुर जिला, देवरिया, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ये गोरखपुर। कौन है? गोरखपुर। इसका सही आंसर क्या है? गोरखपुर। ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो चलिए इसका देख लेते हैं। चोरी चौरा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। कौन सा? गोरखपुर जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के। उसके बाद कहता है वो सहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने उग्र होकर के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिनके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए और आंदोलन के हिंसक रुख अख्तियार कर लेने के कारण उसके बाद कहता है कि महात्मा गांधी ने इसे घटना का पश्चात असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया। ठीक, चलिए समझ में आ गया। यानी क्या किया था कि पुलिस जो है ना उन चारों तरफ से थाना को ही घेर लिया और वहीं पे आग लगा दिया था, उग्र हो गया था लोगों के द्वारा। ठीक, और 22 पुलिसकर्मी की क्या किया है? ऑफिशियली 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का रहा कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव में की गई? औपचारिक रूप से यदि हम लोग बात करें कि असहयोग आंदोलन, तो अभी तुरंत पता है कि हम लोग असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लिए गए थे चोरी चौरा। क्या कहता है कि चोरी चौरा में, लेकिन नहीं, ये आप लोग इस तरह से यदि कीजिएगा तो गलत हो सकता है, एकदम गलत हो सकता है, क्योंकि तुरंत जानेंगे कि असहयोग आंदोलन वापस औपचारिक रूप से कब घोषणा की थी, तो चोरी चौरा प्रस्ताव में नहीं। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बारदोली प्रस्ताव में। कौन सा? बारदोली प्रस्ताव में। ठीक, तो इसका हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता है कि चोरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में थे। अब ध्यान में देखिए कि महात्मा गांधी थे कहाँ, इसीलिए कंफ्यूज ना हो जाइएगा। चोरी चौरा प्रस्ताव में महात्मा गांधी बारदोली में थे और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 की यदि बात करें 1922 को बारदोली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, यानी कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी क्या कहता है, वर्किंग कमेटी की क्या किया है? बैठक बुला करके, वर्किंग कमेटी की जो है वो बैठक बुला करके और सहयोग आंदोलन को क्या किया? स्थगित करने की घोषणा कर दी। और इस घोषणा के प्रस्ताव में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की भी बात की जिससे कानून का क्या होता है? उल्लंघन होता है, यानी कि कानून का क्या हो? उल्लंघन हो, तो इसकी भी बात कही गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिनका गठन 1923 में हुआ था, के संस्थापक अध्यक्ष और सचिव कौन कौन थे? यानी कि कांग्रेस का जो खिलाफत स्वराज पार्टी का है, स्वराज पार्टी की यदि बात करें तो उनके जो संस्थापक और अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका अध्यक्ष यदि बात करें तो चित्तरंजन दास, और उसके बाद कहता है कि सचिव की बात करें तो हाकिम, क्या कहता है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हाकिम नहीं, चित्तरंजन और मोतीलाल। ठीक, चित्तरंजन और मोतीलाल। कहाँ है? चित्तरंजन और मोतीलाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि 1922 में, पहले सबसे पहले हम लोग कभी क्या बोले कि कथन वाला आएगा, सबसे पहले हम लोग नीचे पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन क्या कर रहा? क्वेश्चन सत्य ढूंढने के कर रहा। वहाँ था असत्य, यहाँ है सत्य, तो सत्य ढूंढने की बात कर रहा कि दिसंबर 1922 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। 1922 में जो है वो वार्षिक अधिवेशन जो है वो कहाँ पर? बिहार के, क्या कहता है कि वार्षिक अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। ये सही कह रहा है क्योंकि वो गया में हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बिल्कुल, इस अधिवेशन का जो है वो अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इस अधिवेशन में श्री राजगोपालाचारी को महामंत्री चुना गया था। नहीं, इसमें श्री राजगोपालाचारी को महामंत्री नहीं चुना गया। तो 1 और क्या है? 2, ये सही है, क्या है? सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन करा कि दिसंबर 1922 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन गया में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास तथा महामंत्री मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। ध्यान में रखिएगा, महामंत्री किनको बनाए गए थे? महामंत्री बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू जी को। ठीक, और उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक, ध्यान में रखिएगा, चित्तरंजन दास क्या थे? अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। समझ में आ गया। कहता है कि दोनों ने मिलकर अधिवेशन
में एक प्रस्ताव रखा जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका में भागीदारी पाकर उन्हें कार्य संचालन का अवरुद्ध करने की बात कही। इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जिसे दोनों ने अपने अपने पदों में से क्या किए, त्यागपत्र दिए और स्वराज पार्टी की क्या कहता है गठन हो गया, स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक, दोनों क्या किए, महामंत्री मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष चित्तरंजन दास क्या किए कि वो जो गया में जो अधिवेशन दिसंबर 1922 में किसका, कांग्रेस का, तो इनका बात नहीं माना गया, इनका प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया और नामंजूर करने के कारण वो दोनों त्यागपत्र दे दिए और त्यागपत्र देने के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया। समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 मिनट। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, क्या कहता है कि यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। देखिए वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसीलिए हम इनको यहीं पे स्टॉप करते हैं। 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन लेके करके आएंगे। और आप लोग यदि यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, कंटिन्यू आते रहेगा वीडियो 1 दिन 2 दिन के बाद। आप लोग को यदि यहाँ तक देख लिए अच्छा लगा तो मेरा जो यूट्यूब चैनल CTI है, CTI बाय राम सर, इनको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो जय हिंद, धन्यवाद।